दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक एंड आई होप कि बढ़िया ही होंगे और एक नई एनर्जी, एक नए मंथ और एक नई उड़ान के साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, बहुत लोगों ने पर्सनली कॉल तक किया है, वो भी केवल जूरिस्प्रूडेंस के लिए। भैया कोलॉजी और मेडिसिनल के लिए लोगों ने कम बोला है, जूरिस के लिए ज़्यादा बोला है। जबकि जूरिस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो मैंने यही सोचा था कि मैं जूरिस नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बहुत कम ही पढ़ाता हूँ, उसके केवल नोट्स दे देता हूँ, बस ख़त्म। लेकिन अब भैया इतने ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम है हैंडलिंग की, उसको सुनने से अच्छा लगता है, ट्रिक्स के साथ आप जब बता देते हैं तो इजीली याद हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, शुरू करते हैं जूरिस्प्रूडेंस भी। तो लेकिन मैं यूनिट फर्स्ट से जूरिस स्टार्ट नहीं करूँगा, पढ़ाऊँगा मैं वो भी, अगर टाइम होगा तो मैं स्टार्ट करूँगा यूनिट थर्ड से। यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक है हमारा द फार्मेसी एक्ट, जो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, कुछ उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर मतलब एक इंट्रो लेक्चर होगा, शुरुआत वाला लेक्चर होगा। क्योंकि इस समय मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो मैं इजीली नए नए सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा है, जो मैंने हाल ही में शुरू कर दी है, पहला लेक्चर उसका डल चुका है इंट्रोडक्शन का, और बाकी उसमें बहुत डीप में मैंने आपको हिस्टामीन के बारे में, उसके फिजियोलॉजिक रोल, उसके बायोसिंथेसिस, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका रिलीज, स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो बड़ा लेक्चर, मतलब 3 लेक्चर का एक लेक्चर बना के एक लंबा सा बड़ा सा लेक्चर डाल दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मुझे भी खुशी हो रही है कि हाँ भैया मज़ा आ रहा है, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ शेयरिंग करते रहिए। बहुत सारे लोग शेयरिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मैं वीडियोस और ज़्यादा बना के लाऊंगा। और आज नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। तो मैं आशुतोष सेंगर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, और चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि लंबा समय हो रहा है और लंबा नहीं करना मुझे बिल्कुल। ये रहा सिलेबस भैया मेरे द्वारा बनाया गया, मतलब पीसीआई का है लेकिन मैंने सिर्फ टाइप कर लिया है। तो फार्मेसी एक्ट 1948 जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यूनिट 3 जो है वो बेसिकली 10 आवर दिया हुआ है। लेकिन अब चूँकि थ्योरी है और उसमें जाके मुझे समझाना भी है, इसलिए मैं शायद ज़्यादा लेक्चर्स ले जाऊँ, 13-14 लेक्चर्स मान लीजिए इस यूनिट के लिए। तो अप्रॉक्स 1 महीना, पूरी सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करूँगा। एक एक दिन में 2-2 3-3 लेक्चर बनाने की भी कोशिश कर सकता हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस की कोई गारंटी नहीं मेरा सिलेबस कंप्लीट कराने की, मैं कोशिश करूँगा बस। ठीक है, तो फार्मेसी एक्ट में हमें में पढ़ना क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन, पीसीआई के बारे में पढ़ना है भैया, जो आपकी फार्मेसी की मेन काउंसिल है, और पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं, ईआर पढ़ना है, आप लोगों के मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं, क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कैसे होता है, और स्टेट एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, उसके भी यही रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ऑफेंसेस एंड पील टाइस के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग ये जो अपना टॉपिक है ये ख़त्म करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 टॉपिक्स के अंदर ये ख़त्म कर दूंगा मैं, फार्मेसी एक्ट 4 लेक्चर के अंदर, फिर हम लोग अगले पे चलेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर शुरू करते हैं। अब जूरिस्प्रूडेंस में आपको पढ़ना क्या क्या है वो इस तरह से पढ़ते चलेंगे हम लोग आगे। सबसे पहले तो इंट्रो, The recommendation of Drug Inquiry Committee (DEC) and Health Survey and Development Committee laid the foundation for the enactment of the Pharmacy Act 1948. The necessity was felt to monitor the profession of pharmacy in the country in order to ensure that the medicines are handled, dispensed, compounded or sold only by the qualified persons, namely the registered pharmacist. 1948 से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, 1948 से पहले, तो उस समय क्या चलता था, आलू जैसे बेचे जाते हैं ना इस समय,
कोई भी ठेला लगा लेता है, दुकान रख लेता है और बेचना शुरू कर देता है। इसी तरह से दवाइयाँ बेची जाती थी। तो उससे क्या होता था, कोई भी दवाई ख़रीद लेता था, बेच देता था, तो उससे डेथ्स हो जाती थी या उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो जाता था। तो तब जब देश आज़ाद हो गया तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण समिति थी, जो उस समय के लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि एक स्पेसिफिक पर्सन जिसे उन दवाइयों के बारे में नॉलेज है वही उन दवाइयों को बेचे। ठीक है, तो इस पर DEC और HSNDC, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी और ड्रग इंक्वायरी कमेटी ने बैठ के इसके लिए एक एक्ट बनाया, उसे हम बोलते हैं फार्मेसी एक्ट। चूँकि ये 1948 में आया था इसलिए 1948 बोलते हैं। ठीक है साहब, समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा मैं ऐसी ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यूरिस में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, in the absence of any uniform regular course for the training of pharmacists in the country in the pre-independent era, the necessity was also felt to introduce a professional course of instruction for minimum qualification of registration as pharmacist in order to create requisite qualified manpower to manage the affairs of profession of pharmacy in the country। 1948 से पहले जो भी शासन चलता था, ब्रिटिश शासन था हमारे देश के अंदर, तो वो अपने तरह से डील करते थे। तो वो लोग तो नहीं चाहते थे, वो ख़राबी चीज़ें करते थे हमारे देश के लिए। तो अब लोगों ने सोचा कि जब हमें एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए दवाई बेचने के लिए, बनाने के लिए, तो फिर हमें एक स्पेसिफिक कोर्स चाहिए जिससे वो पढ़े। तो वो कोर्स बनाया गया प्री इंडिपेंडेंट एरा, माने प्रारंभिक स्वतंत्रता के काल के अंदर। ठीक है, मैं हिंदी बहुत अच्छी है मेरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा समझा सकता हूँ बिल्कुल हिंदी में। ठीक है, तो फिर उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए, कैसे वो फार्मासिस्ट बनेगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, इस सब को उन लोगों ने फिक्स किया। तो एक इंट्रो बता रहा हूँ अभी छोटा सा। तो अब द ड्रग्स आर लाइफ सेविंग, जिससे भैया ड्रग्स अगर मिले आदमी को तो वो लाइफ सेविंग तो हो एंड आल्सो पोटेंट भी हो। वरना आलू की तरह रख ले कोई भी, पता चला पैरासीटामोल रख ली, उसको रखना था गर्मी के में 40 डिग्री टेम्परेचर पे और रख दिया उसको 4 डिग्री टेम्परेचर सर्दी में, बढ़िया वो टैबलेट पैरासीटामोल बची ही नहीं, बन गई और कुछ एस्कॉर्बिक एसिड डेरिवेटिव बन गया, खा लिया इंसान ने, पता चला वो खाया था फीवर से बचने के लिए, उससे हो गए साथ में और पता चला निपट गई। सॉरी एक मिनट, सॉरी दैट इज़ ओनली अ टेक्निकल इशू। तो विच रिक्वायर प्रॉपर हैंडलिंग एट द काउंटर इन रिटेल। पहले बताया प्रॉपर हैंडलिंग कि भैया टैबलेट थी उसको आराम से रखना था, लेकिन जो आलू वाला होता है उसे तो कोई है नहीं, वो बढ़िया आराम से वहीं हाथ धोएगा, वहीं आके टैबलेट पकड़ा देगा, तो हो गई वो ख़राब, पता चला उसमें ह्यूमिडिटी पहुँच गई इतने में। देयर मिस हैंडलिंग बाई नॉन क्वालिफाइड पर्सन सेल प्ले हैवक विथ नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब एक बहुत बुरी चीज़ होगी एक हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कि अगर कोई नॉन क्वालिफाइड पर्सन उसके लिए बैठ जाएगा। इट इज़ टू ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल एंड फार्मेसी विल was introduced in 1945। आप आज भी देखते हैं कोई भी बिल बनना होता है, अभी हाल ही में NRC CAA आया हुआ है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो आपने क्या देखा उसमें कि पहले बिल गया लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर, वहाँ से पास हुआ, तब वो बिल बन के आया। ठीक है, पहले एक्ट गया फिर बिल बन के आया। तो ऐसी फार्मेसी का जो बिल गया था वो पहले, सॉरी एक्ट नहीं गया, बिल गया और एक्ट बन के आया, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी भैया, मैं लॉ वाला नहीं हूँ, मैं केवल फार्मेसी वाला हूँ। तो बिल गया 1945 में और बन के आया 1948 में, ऑन 4 मार्च 1948। The statutory control on the pharmacy education in the control was established with the enactment of the Pharmacy Act 1948 with the following preamble। 4 मार्च 1948 को ये लागू कर दिया गया। किन किन चीज़ों के साथ वो आगे बताता हूँ। एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये एक ऐसा एक्ट था जो पूरे फार्मेसी को रेगुलेट करेगा। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू मेक बेटर प्रोविजन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। अब भैया प्रोफेशन बना तो दिया, तो उसका रेगुलेशन भी तो चाहिए था, तो रेगुलेशन के लिए भी यही बनाया गया। और फार्मेसी के लिए, एंड फॉर दैट पर्पज टू कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में लागू किया गया। केवल जम्मू एंड कश्मीर जो उस समय एक बड़ा मुद्दा था, उस समय जो एक एक्सेप्शन चल रहा था, केवल वहाँ छोड़ दिया गया, बाकी सब जगह लागू किया गया। द फार्मेसी एक्ट एनेक्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फार्मेसी एक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लागू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया अंडर 5 चैप्टर के अंदर, विच इनकम्पास 46 सेक्शन, जिसमें 46 सेक्शन हैं। ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं,
आपके जीपैड के लिए भी, जीपैड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने इसको स्टार्ट किया था। तो मैंने पहले पेज पे दिखाया था DEC, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, और हेल्थ वाली जो थी, वो 2 कमेटीज़ भी आपको याद रखनी है। और एक चीज़ ये आ गई कि हाउ मैनी चैप्टर्स और सेक्शंस कंसिस्ट आवर फार्मेसी एक्ट। तो उसमें ऑप्शंस दिए होंगे 48, 46, 44, 45, तो आपको 46 लगाना है, ठीक है। चैप्टर्स 4, 3, 6, 7, 5, तो 5 लगाने होंगे। द मेजर अमेंडमेंट टू द एक्ट वाज मेड इन 1976। कोई भी चीज़ तुरंत ओके नहीं हो जाती, मैं भी यहाँ वीडियो में गलतियाँ कर जाता हूँ, तो उस एक्ट में भी गलतियाँ थी, बाद में वो गलतियाँ उसमें अमेंडमेंट करके सुधारी गई, या उसमें जो चीज़ें रह गई थी वो जोड़ी गई 1976 में। टू सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट वेयर इन आफ्टर कट ऑफ डेट 1 नवंबर 1983, जिसे बाद में 1983 में कट ऑफ किया गया, कुछ चीज़ों में कुछ और ऐड की गई। द ड्रग स्टोर्स इन द कंट्री वुड बी रन अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जिसमें ये चीज़ें जोड़ी गई कि जो ड्रग स्टोर है वो केवल और केवल एक फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के सुपरविजन में चलेगा। कंट्रीब्यूशन इन फार्मेसी एक्ट, अब कंट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें 5 चैप्टर हैं, पहले बताया। इसका पहला चैप्टर कहता है इंट्रोडक्शन, भैया हर चीज़ का इंट्रोडक्शन। तो पहले नंबर पे इंट्रोडक्टरी, दूसरा PCI, तीसरा SPC, चौथा रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, और 5वां मिक्सलेनियस, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्टरी, तो इंट्रोडक्टरी तो मैंने बहुत कुछ बता ही दिया। PCI में यहाँ बताऊँ, स्टार्ट करूँगा, अगर कोशिश करूँगा, मैं थकूँगा नहीं, तो क्योंकि थ्योरी पढ़ने में और समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। 10 मिनट 11 मिनट का हो गया लेक्चर। The chapter 1st and 2nd come into force immediately on enactment of the act. Chapter 3rd and 4th and 5th were to be implemented within the time frame given by the central government. Means 1st और 2nd तो तुरंत ही लागू किया गया। इंट्रोडक्शन और मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट जो था कि कैसे क्या होना चाहिए, किसने बनाया, कैसे बेचनी चाहिए, ये तुरंत लागू कर दिया गया फोर्सली। दूसरा PCI भी फोर्सली। तीसरा, चौथा, 5वां स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो कि स्टेट से थोड़ा सा कन्वर्सेशन करनी थी, और 1-2 चीज़ें बाद में लागू की गई थोड़े से टाइम के साथ। जो टाइम दिया था हमारी गवर्नमेंट ने, कितना टाइम दिया था गवर्नमेंट बाई पब्लिकेशन इनटू द ऑफिशियल गैजेट्स और द रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी। टाइम यहाँ नहीं दिया हुआ है, शायद मैं देखूँगा, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा आगे के लेक्चर्स में। तो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1949। तो भैया जैसे ही 4 मार्च 1948 को 1948 में हमारा एक्ट आया, वैसे ही 1 साल के बाद PCI को कॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया। फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन ER वर टू बी फ्रेम्ड बाई 1952। तो ये ER बनाने में 1952 तक का टाइम लगा था, 2-3 साल का, एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड विद इन द 3 years ऑफ द फ्रेमिंग। अप्रॉक्स 5 years का टाइम दिया था गवर्नमेंट ने स्टेट को, जिसमें सब कुछ लागू किया गया था। ER भी, बाकी 3 चैप्टर्स भी मुझे लगभग थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा दिमाग लगा रहता है बाकी मेरे कामों में पर्सनल, इसलिए मैं उतना याद नहीं रख पाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। अप्रॉक्स 3 से 5 साल का टाइम दिया गया था हर स्टेट को, ठीक है। उसी तरह ER को लागू करने के लिए भी उसी में 3 साल का टाइम था, ठीक है। तो ये भी लागू किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू रेगुलेट द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी एंड टू रेज द स्टेटस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। भारत में फार्मेसी का कोई स्टेटस नहीं था, क्योंकि भारत गुलाम था, तो कोई स्टेटस था ही नहीं, ठीक है। अंग्रेज़ों का गुलाम थे ना भैया, अंग्रेज़ छोड़ के गए, तो फिर हमें अपनी एक स्टेटस बनानी थी। जैसे आज आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, तो पहले स्टेटस बनाई, उसके बाद ही तो दिया। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI। तो सेंट्रल काउंसिल जो थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर इवॉल्विंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन फॉर द कोर्स इन फार्मेसी थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन। मींस क्या एजुकेशन देनी चाहिए, किस तरह का पैटर्न रहना चाहिए, ये भी पता नहीं था, वरना हवा में आ गया कोई भी कहीं से भी पढ़ के और कुछ भी बोला हम फार्मासिस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, कि भैया हर SPC जो होती है वो अपने यहाँ से पढ़े हुए फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन देती है, तो इसके लिए भी, और उसकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए भी ये एक्ट ज़रूरी था। एक एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है। कुछ डिज़ाइनदार तरीके से भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने ऊपर बता दी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर थ्योरी है तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो ज़्यादा पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो सेंट्रल काउंसिल पहली थी, तो PCI,
दूसरी सेंट्रल रजिस्टर था, रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल। पीसीआई जो है, जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी आगे पढ़ाऊँगा। वैसे अभी आप लोगों को पता है कि डी फार्मा या वी फार्मा होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम डी फार्मा और मैक्सिमम एम फार्मा, ठीक है, तो ये होनी चाहिए, तब आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो एक सेंट्रल रजिस्टर बनाती है पीसीआई, एक रजिस्टर बना के रखती है कि कितने फार्मासिस्ट इस समय हैं, जिससे अगर मान लीजिए कोई कंडीशन आती है, एडवर्स कंडीशन, तो उसमें इन फार्मासिस्ट का यूज़ किया जा सके, वरना कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो फिर काहे का यूज़। हवाई चल रही, सब पता चला ना कि हैं देश में 3000 और रजिस्टर में नहीं है 300, माने पता नहीं है 300 लोगों के बारे में। एक एवरेज, मतलब एक एग्जांपल। थर्ड, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अ पर्सन हुज नेम फॉर टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट इन विच ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग रेसिडिंग और कैरिंग इन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। एक ऐसा पर्सन जो अपना वर्क कर सकता है फार्मेसी के अंदर, या अपना प्रोफेशनल वर्क या बिजनेस कर सकता है, उसे बोलेंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नेक्स्ट इज़ यूसीसी। ये अभी बड़ी चीज़ें चल रही थी, मैंने भी वीडियो डाला था, यूजीसी ने बताया, तो यूजीसी बनाई उस समय। इट मीन्स द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन देगी कि हाँ भैया आप पढ़ाओ, आपके यहाँ ये पैरामीटर हैं, तो आपको लाइसेंस दे देगी, हाँ भैया एग्ज़ाम करा लो। अभी देख लो आप, यूजीसी ने तो परमिट किया या नहीं किया? मना यूजीसी नहीं किया ना कि नहीं बाकी 3 साल के एग्ज़ाम नहीं होंगे, ओनली 4th ईयर के एग्ज़ाम होंगे, फाइनल ईयर के होंगे, इस तरह सब यूजीसी डिसाइड करती है। तो यूजीसी का निर्माण भी इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इज इंडियन यूनिवर्सिटी, मीन्स आ यूनिवर्सिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट। तो फिर इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए सेक्शन 3 बनाया गया, और यूजीसी के लिए शायद सेक्शन 2 था, देख लीजिए, सॉरी सेक्शन 4 था। 1956 and includes such other instructions established by or under a central act, एक सेंट्रल एक्ट के अंदर बनाई गई थी। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहेव। मीन्स सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, वरना ऐसा हो कि यूनिवर्सिटी अपने तरह चलाए, गवर्नमेंट ने कहा लॉकडाउन, यूनिवर्सिटी का नहीं कोई लॉकडाउन नहीं, पढ़ाई होगी, तो ऐसी कुछ चीज़ें ना हों। Repatriate any person of Indian origin who on account of civil disturbance in area now forming part of Burma, Sri Lanka or Uganda or any other country says after the 14th day of April 1957 left or has been displaced from his place of residence in such area and who has since then been residing in India। बस ये repatriate हो गया। फिर डिस्प्लेस्ड पर्सन हु ऑन अकाउंट ऑफ द सेटिंग अप द डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और ऑन अकाउंट ऑफ द सिविल। जैसे ये जितनी थ्योरी लिखी है ये आप पढ़ सकते हैं, इसे मुझे पढ़ के सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनर्जी वेस्ट करने की, ठीक है। तो ऐसे मान लो कि भारत और पाकिस्तान का हुआ था विभाजन, उस समय बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में पाकिस्तान से लोग भारत आए थे, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस बेस पे उस समय जो हमारे लोग थे, जो नेता थे, उनका एक गलत निर्णय लिया गया, देश का बंटवारा किया गया ऑन रिलीजियस बेसिस, तो हिंदुओं को वहाँ पाकिस्तान छोड़ के भारत आना पड़ा, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट। जब उन्हें वहाँ से यहाँ आना पड़ा तो काफ़ी लाखों लोग वहाँ के जो रहने वाले थे, वहाँ की जिनके पास चीज़ें थी, वो भारत आए, तो उन्हें एक डिस्प्लेस्ड पर्सन का नाम दिया गया और इस कैटेगरी के अंदर रखा गया। बस यही सब लिखा होगा, आप पढ़ लो आराम से, ठीक है। फिर बड़ी चीज़ें चलती हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही दवाई मिल सकती है, बहुत बार ये टर्म आया, होता क्या है पता वैसे तो होगा, शायद नहीं होगा तो पढ़ लो। अ पर्सन होल्डिंग क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी स्पेशल और नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 और स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू द IMC एक्ट 1956 में इसको फिर से जो है मॉडिफाई किया गया था, स्पेसिफाई किया गया था, क्योंकि जब देश आज़ाद हो गया था, 1916 में देश आज़ाद नहीं था। तो जो पर्सन अथॉरिटी के द्वारा बिल्कुल मतलब MBBS पर्सन होगा और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे हमारा फार्मेसी में होता है, उससे बोलते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, 3-4 डेफिनेशन है, मैं यहाँ शायद सारी लेके आया हूँ। अ पर्सन रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन अ मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट मीन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन प्रैक्टिसिंग मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और वो आज के टाइम की मेडिसिन को यूज़ करते हुए अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा होगा,
तो वो रजिस्टर्ड होता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे हमारी फार्मेसी में देखी जाती हैं, ऐसे ही MIC भी देखती है। PCI है तो MCI भी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी ये सारी चीज़ें देके उसको परमिट करती है एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, अ पर्सन रजिस्टर्ड इन अ मेडिकल रजिस्टर। जब फार्मासिस्ट का रजिस्टर होता है तो मेडिकल रजिस्टर भी होता है ऑफ द स्टेट, स्टेट का भी होता है, सेंट्रल का भी होता है। वो ऑल्दो नॉट फॉलोइंग विद इन सब क्लोज A और B इज डिक्लेयर्ड बाई या 1 और 2 बाई ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेड बी स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एज अ पर्सन प्रैक्टिसिंग द मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। भैया मेडिकल में तो हम हैं नहीं, इतना तो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन एक आइडिया रखना है, एक डेफिनेशन फिक्स रखनी है, उसको डीप में नहीं जाना कि क्या थे सब क्लॉज कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हम मेडिकल वाले नहीं हैं। अ पर्सन हु इज़ एंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड हु पॉजेस क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव करके रखी है क्वालिफिकेशन, जैसे MBBS SMA, और अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, नीट, स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीट बनाया, नीट के बाद MBBS कराया, इस तरह की चीज़ें, तो उन सबसे अप्रूव्ड होना चाहिए तभी वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हुआ, या BA MS होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए तभी, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर जो था वो यहाँ मैंने आपको दे दिया, कि बहुत ज़्यादा जो मटेरियल मिलेगा वो मैं अब अगले लेक्चर से शुरू करूँगा। PCI हमें स्टार्ट करनी है। इंट्रोडक्टरी जो था पहला चैप्टर फार्मेसी एक्ट का वो बता चुका हूँ, अब PCI स्टार्ट करेंगे। PCI स्टार्ट करने के बाद लगभग कोशिश मैं करूँगा एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की, मुझे नहीं लगता एक में ख़त्म होगी, तो 2 लग जाएंगे, ओके। 2 लेक्चर में PCI ख़त्म करेंगे। और देखिए कुछ भी मन में ये शंका मत लाइएगा कि ये जो मैं मैटर दे रहा हूँ ये अनस्टैंडर्ड होगा या एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए नहीं होगा ना एनफ, या फिर और कोई चीज़ मत लाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्पेसिफाइड बुक्स लेता हूँ। मेनली मैं फॉलो कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक ऑफ फार्मेसी बाई CK कोकाटे, और मैं फॉलो कर रहा हूँ अदर बुक्स भी, जैसे जो फार्मास्यूटिक्स की जो बुक बनी हुई हैं उनको, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो बुक बनी हुई हैं स्पेशली, उनको भी मैं और फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं बहुत सारी 3-4 बुक्स से लेके मटेरियल आता हूँ। कुछ बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनकी PPTs पड़ी हुई हैं, तो उन PPTs को भी मैं यहाँ फॉलो करके लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो एट लास्ट यही बोलूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब प्लीज़, कमेंट मी फॉर एनी क्वेरी। सब्सक्राइब करिए, जो कि भैया हम फीस नहीं लेते। कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो। नंबर है हमारा 9140403649, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए। भैया लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ वीडियो के साथ नोट्स नहीं बना पाते। और अभी आगे जो मैं ज्यूरिस पढ़ाऊँगा उसमें 2 तरह से पढ़ाऊँगा। क्या होंगे 2 तरीके? पहला तरीका होगा मैं एक PPT बना के लाऊंगा शॉर्ट, और दूसरा तरीका होगा वो एक PPT बनाऊंगा लॉन्ग, ठीक है। यानी एक में हेडिंग टाइप की और एक में डिटेल, तो आप उस टाइम नोट्स नहीं बना पाएंगे, तो आप ले लीजिएगा और उनसे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मोटिवेट मी, क्योंकि भैया मोटिवेशन मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगा। देखिए 2 नए सब्जेक्ट स्टार्ट किए 5th सेम के। कमेंट करिए कि भैया हमारा एफर्ट कैसा लगा, कोई कमी रह गई हो तो बताना, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर।